हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लेट्स स्टार्ट। खत्म करें जल्दी से यार। ये एक्चुअली ना 20-25 मिनट का ही काम था और ये अपने पिछले लेक्चर में हो जाता, सिंस आपके एडिटर भी आने वाले थे और उन्होंने कहा था कि प्लीज़ सर जल्दी आ जाइए, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और इट्स रेनिंग वेरी हेवीली, इसीलिए अपने को वो लेक्चर रोकना पड़ा। सो नाउ नॉट वेस्टिंग एनी टाइम, 20 मिनट के अंदर इस चैप्टर को खत्म करो और वी आर डन। नाउ व्हाट वी आर लर्निंग इज द इंस्टीट्यूट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। अब प्रैक्टिकली ये आप अभी भी पढ़ते हो और आप आगे जब प्रोफेशनल में भी आते हो ना, तो इसका छोटा छोटा पार्ट आता ही रहता है कि भाई आईसीएसआई में आप एज ए सीएस आगे क्या क्या करने वाले हैं। तो बोर्ड बोलता है कि भैया आज तक मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया, पर मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं कि मैं क्या करने वाला हूँ और मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ। सो आईसी अभी खुद की तारीफ है, इसका कुछ एमसीक्यू से रिश्ता नहीं है, सिर्फ आपको बताने की बात है दैट ICSI हैज बीन कंट्रीब्यूटिंग टू द इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट हैव बीन पोटेंशियल टू एक्सेल द सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया। तो भैया ICSI क्यों बन रहा है? वो गवर्नमेंट की उस इच्छा को पूरा करना चाहता है कि भारत सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ लाए इंडिया के अंदर, और सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ तभी आ सकती है जब हमारे पास अच्छे कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स हो। तो उसी के चलते ICSI ने अपना विजन दिया है, मिशन दिया है और मोटिव दिया है। भाई इसका विजन बड़ा क्लियर है कि भाई ये क्या करना चाहती है, एक ग्लोबल लीडर बनना चाहती है। किस चीज़ में? वर्ल्ड में ICSI जाना चाहिए एज द लीडर। किस चीज़ के लिए? कॉर्पोरेट गवर्नेंस पुश करने के लिए, इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। व्हाट इज गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस? कि कंपनीज बहुत अच्छे से चलती हैं, हमारे देश की कंपनीज बेस्ट चलती हैं, हम सबसे अच्छी गवर्नेंस करते हैं, लोग बहुत खुश होते हैं हमारे गवर्नेंस से। हमारा मिशन क्या? अच्छा विजन क्या है कि वर्ल्ड में ICSI जाना जाए कि सबसे अच्छी गवर्नेंस कंपनीज को कौन देता है? ICSI देता है। उनका मिशन क्या है? उनका मिशन है कि वो ऐसे हाई प्रोफेशनल, ऐसे कैलिबर वाले बंदे प्रोड्यूस करना चाहती है जो उनके इस विजन को पूरा कर सके। सो टू डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स फैसिलिटेटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो ये इनका विजन है और विजन में उनका मिशन क्या है कि हम ऐसे लोग तैयार करें, यानी कि आप लोगों को तैयार करें। एंड मोटो बड़ा सिंपल है, वी विल स्पीक द ट्रूथ एंड अबाइड बाय लॉ। हम सच बोलेंगे और सारे के सारे लॉ को अबाइड करेंगे। नाउ नेक्स्ट अप इज कोर वैल्यूज। अच्छा कोर वैल्यूज में आपको 4 चीजें बोल रही है कि हमारी सब 5 है एक्चुअली। तो व्हाट आर कोर वैल्यूज? कि हमारा क्या विश्वास है। सो कोर वैल्यूज आर बिलीव्स फॉलोड बाय इंडिविजुअल, ग्रुप एंड कम्युनिटी। तो हर इंडिविजुअल, हर ग्रुप, हर कम्युनिटी को उनके बिलीव्स फॉलो करने जब कभी भी वो कोई पर्सनल काम कर रहे हैं या उनका प्रोफेशनल बिहेवियर है, इंडिविजुअली या कलेक्टिवली। द ICSI डिफाइंस फॉर इटसेल्फ एंड द मेंबर्स। तो ICSI क्या बोलती है? अगर ICSI कोई काम करेगी तब भी वो इन चीज़ों को फॉलो करेगी, और ICSI का कोई मेंबर यानी कि एक CS जब कोई काम करेगा तो वो भी ये प्रोफेशनल कंडक्ट फॉलो करेगा। वो क्या है? आपकी इसमें इंटेग्रिटी होनी चाहिए। व्हाट इज इंटेग्रिटी? भाई इंटेग्रिटी का मतलब होता है टू बी ऑनेस्ट, वेरी सिंपल एज दैट। इंटेग्रिटी, आप जो कह रहे हैं हम आप पे विश्वास कर पाए। एथिक्स होने चाहिए, मतलब किसी के साथ नुकसान मत करो यार, सबके साथ अच्छे रहना है। हमने काम करते वक्त सिर्फ कंपनी का प्रॉफिट नहीं देखना है, ओवरऑल ग्रोथ देखनी है। रिलायबिलिटी, आपकी बातों पे कितना विश्वास किया जा सकता है। ओनरशिप, यार ओनरशिप का मतलब क्या होता है ना, ओनरशिप मतलब ऐसा नहीं कि जो कर रहे हो मालिक की तरह करो। कभी एक ओनर क्या अपने बिजनेस के साथ गलत कर सकता है? एक ओनर कभी अपने बिजनेस के साथ गलत नहीं करेगा क्योंकि उसी का नुकसान है। तो ये आपके अंदर होना चाहिए कि जब आप, जैसे आज मैं यस के लिए काम करता हूँ, मेरा यस के अंदर कोई स्टेक थोड़ी है यार, मैं तो एक गरीब सा एम्प्लॉय हूँ यहाँ पे। बट जब मैं काम करता हूँ, अभी मैं चाहूँ तो घास काट सकता था ना यार, मतलब क्या ही दिक्कत थी, मैं बोल देता पूरा पूरे पढ़ लेना, जबकि एक्चुअली सिर्फ रीडिंग है। मतलब ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, या फिर आप बात करते हो कि फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, अब इसमें मैं समझाऊँ क्या? ये तो मतलब नॉर्मल रीड है। वो पार्ट की जगह मैं तो सब कुछ ही बोल दूं, बस ये भी रीड करना, ये भी रीड कर देना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है मैं ना काम करूं, नहीं चलेगा यार। आई हैव टू वर्क एज इफ लाइक दिस इज माई क्लास, एंड एक्चुअली ये मेरी क्लास है। मतलब विकास सर इस अकेडमी को उतना अपना नहीं मानते होंगे जितना मैं मानता हूं, ऐसा मेरा मानना है। तो दिस इज व्हाट इज ओनरशिप। तो ये आपसे ICSI बोलता है कि आप जिनके साथ काम कर रहे हो ना, एक्चुअली ऐसे समझो कि आप खुद के लिए काम कर रहे हो और किसी के लिए नहीं। नेक्स्ट अप इज बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक। व्हाट इज स्टेक होल्डर? देखो 2 तरीके के वर्ड होते हैं, एक होता है शेयर होल्डर। शेयर होल्डर मैं आपको बता भी चुका हूं, मैं वापस बोल देता हूं, जो आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदता है वो शेयर होल्डर होता है। पर राजा स्टेक होल्डर है ना, एक बहुत बड़ा वर्ड है जो अपने अंदर शेयर होल्डर को भी इंक्लूड करता है। सो अ स्टेक होल्डर इंक्लूड्स अ शेयर होल्डर। स्टेक होल्डर कैन बी एनीवन जो आपके इस बिजनेस में किसी भी तरीके से इंटरेस्टेड है। यानी कि अगर इसने आपको लोन दिया है तो ये आपका शेयर होल्डर नहीं है, ये क्या है? आपका स्टेक होल्डर। कल आपकी कंपनी बंद होगी तो यार इस बेचारे का तो नुकसान है। ये आपका क्रेडिटर है किसी भी तरीके से। अरे ये आपका सप्लायर है जो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। ये आपका एक ऑनेस्ट बायर है।
कोई भी है, वो सब क्या है, स्टेक होल्डर्स हैं। तो स्टेक होल्डर इज एनीवन हु बाइज शेयर्स, गिव्स लोन, गिव्स क्रेडिट, इज अ सप्लायर, बायर, एनीवन जो इस बिजनेस के चलने के साथ इफेक्ट होता है, वो स्टेक होल्डर है। हमने खाली हमारे शेयर होल्डर का ध्यान नहीं रखना है, हमने स्टेक होल्डर सेंट्रिक रहना है। ये एमसीक्यू हो सकता है बच्चे, ये एमसीक्यू हो सकता है। सो दिस इज अगेन प्रिटी सिंपल फॉर यू गाइस। नेक्स्ट अप इज इंटेग्रिटी। अपन क्या बात कर रहे हैं, इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का अगर आप एथमोलॉजिकली मीनिंग देखो ना, व्हाट इज एथमोलॉजिकली, द स्टडी ऑफ वर्ड्स, जहां से वर्ड शुरू हुए। तो जब ये इंटेग्रिटी वर्ड आया था तो ये कहां से आया था, दिस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच इंटीगर। इंटीगर मीन्स वन, होल और कंप्लीट। इंटेग्रिटी मतलब सब साथ में, सब कंप्लीट आ जाते हैं ना। In this context, integrity may comprise the personal sense of wholeness deriving from character, courage and consistency. तो उस हिसाब से integrity का मतलब क्या है, the personal inner sense of wholeness। जब आप कुछ काम करो ना, do it in complete, do not आधा अधूरा काम नहीं करना। deriving from character, courage and consistency, और काम लगातार करते रहना है। ऐसा तो नहीं कि मैं आज आपको लेक्चर दूं, कल ना दूं, फिर एक दिन दूं, फिर कल ना दूं, ऐसा नहीं हो सकता ना। I need to be consistent, courage and character, this is integrity। एथिक्स का मतलब क्या होता है, नाउ एथिक्स, अच्छा इनमें एमसीक्यूज कहाँ है, इंटेग्रिटी इज टेकन फ्रॉम द वर्ड लैटिन वर्ड, इट कैन बी लैटिन वर्ड, विच लैटिन वर्ड, इंटीगर। यहां क्वेश्चन हो सकता है, एथिक्स में पूछ सकते हैं कहां से लिया, तो इट इज टेकन फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एथोस। एथिक्स हैज इट्स ओरिजिन फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एथोस। आप ये वर्ड यहां मुझसे पढ़ रहे हो, और प्रोफेशनल में भी आपका गवर्नेंस एंड एथिक्स करके सब्जेक्ट है, वहां पे भी मैं यही पढ़ाता हूं ये। So the term ethics has its origin from a Greek word ethos, which means character or custom. Now, what is ethos? What is, character or custom? The distinguishing character is the nature or guiding belief of a person, institution or a group. Now, try to understand. तुम्हारे घर पे कोई बुड्ढी बुड्ढी आती है ना, तो तुम ऐसे करते हो। अब तुम्हारा कोई मन नहीं है करने का, पर तुमको घर वालों ने सिखाया है कि बड़े आए तो हमने इज्जत देनी है भाई, क्योंकि आपसे पहले पैदा हुए हैं वो। तो आप जाते हो, पाँव छूते हो, चाहे तुमको आशीर्वाद चाहिए भी नहीं, तुम्हारा मन यही कहता है कि कौन मांग रहा है, चल। तो व्हाट इज दिस, आपको पता है व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। आप रास्ते में गाड़ी चला रहे हो, यू सी समवन हैज मेट विद एन एक्सीडेंट और वो नीचे गिरा हुआ है। हमारा दिल कहता है कि यार एक मिनट रुक जाए यार, उसकी मदद कर लें, जरूरत हो तो कुछ हेल्प कर दें। इतनी भी तो हमें जल्दी नहीं है कि किसी की जान से ज्यादा प्यारा हो, तो आप रुक जाते हो। व्हाट, किसी ने बोला कि रुकने के लिए नहीं, ये आपके सेट ऑफ बिलीफ्स हैं। तो एथिक्स का मतलब क्या होता है ना, योर, इधर ही लिख लो, दीज आर योर सेट ऑफ बिलीफ्स, दीज आर योर सेट ऑफ बिलीफ्स, जो आपको गाइड करते हैं, जो आपको गाइड करते हैं अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सो आप देखो, पढ़ के देखो, एथिक्स हैज बीन डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एथोस, जिसका मतलब है आपका कैरेक्टर, कस्टम मतलब आपकी प्रैक्टिसेस। तो ये आपका डिस्टिंग्विश कैरेक्टर बनाता है, आपका नेचर सेट करता है, आपके बिलीफ बताता है। एथिक्स इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स पोजेसिंग अ सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। तो एथिक्स से आप क्या डिराइव करते हो, क्या सही है क्या गलत है। Whatever is consistently right is ethical and whatever is not is unethical. I am a vegetarian. For me, killing animals is completely unethical. Those who are watching this video, शायद आप लोग एनिमल्स खाते हो और आपको लगता है कि यार सर इसमें अनएथिकल क्या है, मतलब वी लाइक ईटिंग इट, वी विल ईट इट। मतलब भगवान ने हमें दो हाथ क्यों दिए थे, शायद तक हमें इसीलिए दिए थे कि हम अपनी पसंदीदा खाना खा पाए, अगर वो जानवर है तो जानवर क्यों नहीं। तो अब आपके लिए एथिकली कुछ सही हो सकता है, मेरे लिए एथिकली कुछ सही हो सकता है। सो अगेन वी शुड नॉट गेट इनटू दैट। मतलब आपके जो बिलीफ है जिससे आप डिसाइड करते हो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। मेरे लिए गाय को मार के खाना इज नथिंग डिफरेंट। मेरे लिए जब आप इवन अगर एक चिकन को भी मार रहे हो, मतलब आप कोई भी जानवर को मार रहे हो और खा रहे हो, मेरे लिए बात बराबर है। आप बकरे को मारो, आप चिकन, टेक बीफ, मेरे लिए कोई फर्क नहीं। मतलब मेरा कोई स्पेशल अटैचमेंट नहीं है कि गाय माता को क्यों मार रहे हो। मेरे लिए जानवर जानवर था, बेजुबान था, आपको नहीं मारना चाहिए। मेरे लिए मतलब आप कभी मतलब आई कांट शो यू दिस, बट अगर मैं गाड़ी लेके मेरी पार्किंग से नीचे आ रहा हूँ और अगर मेरे को नीचे एक मेंढक भी ऐसे कूदता हुआ दिखता है ना, आई स्टॉप, आई ब्लिंक माई लाइट, हॉर्न बजाता हूँ ताकि वो थोड़ा साइड हो जाए, मैं फिर गाड़ी निकालूं, क्योंकि मेरे को लगता है कि उसमें भी उतनी जान है, उसको भी उतना ही दर्द होगा जितना किसी और को होगा। तो मेरे लिए बीफ और चिकन इज नो डिफरेंट, मेरे लिए सब गलत है। आप कोई भी जानवर को मत मारो, ये मेरा मानना है, ठीक है। In other words, ethics is the sense of right and wrong. तो this is my right and wrong. आप में से बहुत सारे लोग नॉनवेज खाते होंगे, आप कहेंगे ठीक है सर आप अपना फॉलो करो, हम हमारा फॉलो करेंगे। एंड एक्चुअली मुझे आपसे कोई परेशानी नहीं है, आप अपना फॉलो करें, मैं अपना करूं। ये मेरे एथिक्स हैं, ये मेरे वैल्यूज हैं, खत्म।
कपल्ड विद अ डिजायर टू डू गुड इन सम मेजर्स फॉर समवन। तो वैसे ही जब आप एक कंपनी में हो तो आपको कंपनी सेट ऑफ वैल्यूज देती है कि उनके वैल्यूज क्या है, उनके बिलीव्स क्या है, उनके हिसाब से क्या सही है क्या गलत है। तो एक सीएस को हमेशा उसमें ध्यान रखना है। बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक, मैंने आपको बता दिया स्टेक होल्डर सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, सबका ध्यान रखना है। सो द आईसीएसआई, इट्स मेंबर्स एंड द टीम आईसीएसआई प्लेज, हम कसम खाते हैं टू अपहोल्ड द एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। तो जो हमने आपके लिए प्रोफेशनल एथिक्स बनाए हैं, जो आपके लिए वैल्यूज बनाई है, स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, हम हमेशा उसको ऑनेस्टी के साथ, सच्चाई यानी ट्रांसपेरेंसी के साथ अपने बिहेवियर में, अपने प्रैक्टिसेस में, अपने हर तरीके के प्रोसेस में इनकॉर्पोरेट करेंगे। रिलायबिलिटी, जो आप बोल रहे हो हम आप पे विश्वास कर पाए। Reliability is an assurance of quality of service and commitment. At the ICSI, reliability is a value enforced by stringent process. Reliability, हम आप पे पूरा विश्वास कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हो हम मान रहे हैं। कल अगर आपकी बात गलत निकल गई ना, then we will punish you. Focusing on quality of service, predictability and reliability. The values are an instinctive, अच्छा what is intrinsic? I'm so sorry. Intrinsic component क्या होता है? ये inherent है। आप यहाँ पे सीएस में पढ़ रहे हो, आपको ये वैल्यू सीखनी है। मैंने अभी ना 1-2 दिन पहले अपने हमारे कोई कलीग पढ़ा रहे थे एंड सम इडियट स्टेप इन, और वो नीचे कुछ कमेंट्स में बकवास कर रहा था। ही वाज टॉकिंग एनीथिंग कि ऐसा नहीं वैसा, ऐसा नहीं वैसा, एंड मतलब मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, उसकी लायकियत ही नहीं प्रोफेशनल कहलाने की, उसकी लायकियत ही नहीं थी प्रोफेशनल कहलाने की। क्यों? क्योंकि आप खुद के काम से काम भी कर सकते थे ना, बट नहीं अपने जबरदस्ती भौंका भाकी करनी है, हर जगह जाके बड़बड़ करनी है। तो ऐसे लोग कुछ नहीं, बस 2-4 दिन छुज्जड़ आते हैं, घूमते हैं, फिर निकल जाते हैं। ये बस यही करते रहेंगे और इनके जीवन में कुछ है नहीं। बट वाइल वी टीचिंग यू, अगर आपको याद हो तो विकास सर ने क्या कहा था उस टाइम? विकास सर ने लिखा था, डू नॉट एंटर इनटू एनी आर्ग्यूमेंट, वी आर प्रोफेशनल्स ना यार। आज आप क्या बन रहे हो? आप सीएस बन रहे हो, विकास सर सीएस है, मैं लॉयर हूँ, हम सब प्रीफिक्स लगाते हैं अपने नाम के आगे, और आप लगाने वाले हो। अरे हम प्रोफेशनल्स हैं, हमें से जाहिलों से बातें करेंगे क्या? करनी नहीं, करने दो उनको अपनी मन मर्जी, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। दिस इज व्हाट आईसीएसआई आल्सो टेल्स यू दैट हमारी कुछ कोर इंट्रिंसिक कंपोनेंट्स हैं, वर्क कल्चर है, सस्टेनेबल ग्रोथ है, हमें उस पर फोकस करना है। क्वालिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी थ्रू कमिटमेंट एंड वैल्यू एडेड सर्विस इज व्हाट वुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट यूएसपी ऑफ आईसीएसआई। यस अकेडमी का यूएसपी है, मैं पढ़ा रहा हूँ, विकास सर पढ़ा रहे हैं, मुस्कान मैम पढ़ा रहे हैं, सूरज सर पढ़ा रहे हैं। आपको ना गोली की चूक से ये बात पता है कि ये पढ़ा रहे हैं ना, ये बेस्ट ही पढ़ाएंगे, ये पढ़ा रहे हैं ना, ये सब कुछ कवर करेंगे, ये पढ़ा रहे हैं ना, ये कुछ भी नहीं मिस करेंगे, एक एक चीज का लॉजिक देंगे। आपको पता है यस ने अपने कोर वैल्यूज में हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट सेट कर दिया है कि हम लोग एकदम क्वालिटी देंगे। आईसीएसआई क्या बोल रहा है? जब कभी कोई सीएस कहीं काम करे ना, तो क्योंकि वहां सीएस आ गया ना, तो लोग क्या बोलने चाहिए? अरे सीएस आया है ना, क्वालिटी तो होगी। पहले से ही प्रिडिक्टेबल है कि वो अपने काम में क्या होंगे, कमिटमेंट में होंगे, और जब भी वो आएंगे वो हमेशा अपनी सर्विस में वैल्यू एडिशंस करेंगे। इज व्हाट द स्ट्रॉन्गेस्ट यूएसपी ऑफ आईसीएसआई एंड इट्स मेंबर्स। आईसीएसआई के हर मेंबर की क्वालिटी प्रिडिक्टेबल होगी कि बेस्ट है। लास्ट अप इज ओनरशिप। मैंने आपको बोला था कि आप जैसे खुद के बिजनेस में काम करते हो, वैसी ओनरशिप इज सिनोनिमस विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी जिम्मेदारी है, आप खुद को अकाउंटेबल करो, एम्पावरमेंट। सो the idea of ownership is much more than simply a willingness to accept own criticism, deficiency और oversight। अच्छा, इसने बोला ओनरशिप का मतलब और बड़ा है। ओनरशिप का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम लोग को अगर बोलेंगे कि आपने काम सही से नहीं किया तो हम क्रिटिसिज्म ले लेंगे, हम हमारी डेफिशिएंसीज देखते रहेंगे और ओवरसाइट करते रहेंगे। नहीं, और बड़ा है। ओनरशिप का मतलब और बड़ा है। इट इज मोर अबाउट सेटिंग अप योर प्रायोरिटीज। आप अपनी प्रायोरिटीज सेट करोगे। आज मेरी तबियत खराब है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, मुझसे नहीं पढ़ाया जा रहा। मतलब अच्छा, अगर आपको आई विश मैं यहाँ पे व्हाट्सएप ऑन कर सकता। विकास सर ने स्ट्रेटली मेरे को लिख के भेजा है, नो नीड टू टेक एनी लेक्चर, नो नीड टू रिकॉर्ड एनीथिंग, तो प्लीज 1-2 दिन रेस्ट कर। आई नीड टू सेट माई प्रायोरिटीज वेरी क्लियर। मेरे क्या ऑब्लिगेशन है? अरे यार कहीं गलती से आपके अगस्त में एग्जाम्स हो गए, वी कैन नॉट डिले योर पोर्शंस। हमको आपको पूरा सिखाना है, ये जिम्मेदारी है मेरी कि आपके पोर्शंस टाइम पे खत्म हो, आप रिविजन्स कर पाओ, चाहे 2 ही लेक्चर कम क्यों ना हो, पर वो 2 लेक्चर्स पेंडिंग है ना, मेरा बच्चा चैन से नहीं सो पाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं आपकी रिकॉर्डिंग पूरी की पूरी कंप्लीट करके रखूँ। सो इट इज मोर अबाउट सेटिंग वंस प्रायोरिटीज, प्लेसिंग राइटफुल ऑब्लिगेशंस ऑन अदर्स एज हाई एज ऑब्लिगेशंस टू सेल्फ। दूसरों के ऊपर जितनी जिम्मेदारी है उतनी मेरे ऊपर भी है, और यही ओनरशिप है। अगर वो जिम्मेदारी ले रहे हैं तो मैं भी लूंगा। टू बी रेस्पॉन्सिबल इज टू ऑलवेज टू डू द राइट थिंग्स इन द आइज ऑफ वैल्यूड स्टेक होल्डर्स। आज आपके सामने मेरे इतने लेक्चर्स है, आई नो कि जो लोग इन लेक्चर्स को देख रहे हैं ना, यू ऑलवेज हैव बिलीव्ड इन मी। आप हमेशा मुझे देखते हो कि नहीं यार ये कर रहा है ना, ये ईमानदारी से काम कर रहा होगा। सो टू बी रेस्पॉन्सिबल इज टू ऑलवेज टू डू द राइट थिंग्स इन द आइज ऑफ वैल्यूड स्टेक होल्डर। तो आप सब मेरे स्टेक होल्डर्स हो,
और मेरी जिम्मेदारी है कि आप हमेशा मेरी वैल्यू करो। वो कब करोगे? जब मैं सही काम करूंगा। एंड द पब्लिक एट लार्ज। एंड लास्ट इज इट इज वैल्यू टू इट इज, ये देखो ये भी मेरी जिम्मेदारी है आप लोगों की तरफ। इट इज द वैल्यू, इट इज टू वैल्यू द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस स्टेक होल्डर्स पुट इन देम। आप लोगों ने जो ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस मेरे पे रखा है, आज आप लोग मॉड्यूल को हाथ नहीं लगा रहे हो, आप मेरे नोट्स पढ़ रहे हो, ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, और ये बहुत होना चाहिए आपके लिए। इट इज अबाउट कमिटमेंट टू कीप अ प्रॉमिस और मेक राइट सम अनइंटेंशनल रॉन्ग। अगर मुझसे कोई गलती हो गई ना, जैसे कि मैं राजस्थान जाके यहाँ पे आया, अगेन ये मेरी गलती नहीं है क्योंकि लॉकडाउन था इसलिए, बट आते ही इन लोगों ने मुझे क्वारंटीन कर दिया, मैं लाइव नहीं आ सकता, अनइंटेंशनल गलती है। मेरा मन था आपको लाइव आके पढ़ाने का, पर अनइंटेंशनल गलती है। पर क्या मुझे उसको सही करना पड़ेगा? उसको सही करने के लिए मैं क्या कर सकता था? मैं रिकॉर्ड लेक्चर्स करके अपलोड कर सकता था, वही मैं कर रहा हूँ। दैट इज व्हाट इज ओनरशिप। इट इज अबाउट कमिटमेंट टू कीप अ प्रॉमिस और मेक राइट सम अनइंटेंशनल रॉन्ग इवन व्हेन इट इज इनकन्वीनियंट टू डू सो। इट इज इनकन्वीनियंट फॉर मी बट आई एम स्टिल डूइंग इट। मेरे को पता भी नहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, बट आई एम लुकिंग इनटू द कैमरा टीचिंग विद अ बिलीव कि मेरे बच्चों को समझ में आएगा। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज ओनरशिप। एंड लास्ट इज आई हो गया ना, स्टेक होल्डर सेंट्रिक हो गया ना, ठीक है, यही है, वापस से वहीं पे रिपीट पॉइंट ही है। तो सिर्फ इसको एक बार, आपको स्टेक होल्डर का मतलब मैंने बता दिया, सिर्फ रीड कर लेना, अगेन करवा ही दूं क्या? Stakeholder is our most valued consistency when it comes to being able to achieve our goals. We believe in constant stakeholder consultation and in translating their aspirations. हम अपने stakeholder से बात करते रहते हैं, हम देखते हैं उनको क्या ज़रूरत है into achievable goals. We take pride in having a transparent and stakeholder focused approach in having a trustworthy and collaborative relationship. Stakeholders को भी खुश रखना है, उनसे पूछते भी रहना है उनको क्या चाहिए और उनकी खुशी अनुसार ही काम करना है. So nothing important. अच्छा बच्चा, अब है ना, ये फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी है, ये आपको मुझसे ज़्यादा अच्छे से आते होंगे, आपने 11-12 में ही पढ़े होंगे अपने इसमें। तो अब ये फंक्शंस प्लीज़ आप रीड कर लेना, इसमें कुछ भी समझाने का नहीं है, और ड्यूटीज़ आप प्लीज़ रीड करोगे, ये मैंने नहीं बताना आपको, फंक्शंस एंड ड्यूटीज़, ठीक है। नेक्स्ट अप इज कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। व्हाट इज कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस? अब देखो, मैं आपको ना अभी एक चीज़ समझाता हूँ। आप जब अपने एग्ज़ाम्स दे देते हो तीनों लेवल के और पास हो जाते हो तो आप बनते हो CS, बट आपको कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस नहीं बोला जाता, आप सिर्फ CS हो। फिर आपको ICSI को अपनी इंटर्नशिप करके अप्लाई करना होता है कि सर मैंने मेरा पूरा काम कर लिया, अब मेरे को मेंबरशिप दो, अब मेरे को मेंबरशिप दो। जब वो आपको मेंबरशिप देते हैं और मेंबरशिप देके वो आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक सर्टिफिकेट देते हैं जिसको आप बोलते हो COP, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, देन इज द टाइम वी से दैट यू आर कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। समझ में आ गया? अब बस ये थ्योरेटिकली समझना। अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट शैल बी डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस व्हेन इंडिविजुअली, या तो वो अकेला और इन पार्टनरशिप विद वन और मोर मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, या तो अकेला एक CS है या फिर मल्टीपल CS के लोग जब साथ में आके पार्टनरशिप में काम करते हैं, या फिर इन पार्टनरशिप विद मेंबर्स ऑफ अदर रिकग्नाइज्ड प्रोफेशंस जैसे CA, CMA। तो या तो CS साथ में आके काम कर रहे हैं या फिर CA साथ में आके काम कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अलाउड एज मे बी प्रिस्क्राइब। ही इज कंसिडर्ड ऑफ रेम्यूनरेशन रिसीव्ड और टू बी रिसीव्ड। और देखो, मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट या फिर मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूट या फिर मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो एक CS अकेला, एक CS दूसरे CS के साथ, और एक CS और CA, ये तीनों ही कॉम्बिनेशन जब साथ में काम करते हैं और क्या काम करते हैं, engage himself in the practice of company secretaries in relation to any company। आप कंपनी से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज में आते हैं जहां पे आप CS की सर्विसेज देते हो, आप ऑफर करते हो टू परफॉर्म और परफॉर्म सर्विसेज इन रिलेशन टू प्रमोशन। प्रमोशन मतलब कंपनी बनाना, प्रमोशन एंड फॉर्मेशन इज सेम, इनकॉर्पोरेशन ये सब कुछ सेम है। आप कंपनी फॉर्म करने के लिए, उसको चलाने के लिए अगर कोई सर्विसेज देते हो, उसको अमलगमेट मतलब मर्ज करने के लिए, अगर वो लॉसेज में है तो उसे रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, या फिर उसे रीऑर्गेनाइजेशन या वाइंड अप मतलब बंद करने की सर्विसेज देते हो, तब भी हम आपको क्या मानते हैं, आप एक प्रैक्टिसिंग मेंबर हो। ऑफर्स टू परफॉर्म और परफॉर्म सच सर्विसेज एज मे बी परफॉर्म बाय। अब देख लो इसने क्या बोला, आप ये सारी सर्विसेज परफॉर्म करते हो, इसमें सारी नहीं याद रखनी है अपन ने, कौन सी ऑथराइजिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कंपनी विद रिस्पेक्ट टू फाइलिंग। आप किसी को साइन करके देते हो कि जाओ आप मेरे बिहाफ पे फाइलिंग कर लो, रजिस्टरिंग कर लो, प्रेजेंटिंग कर लो, अटेस्टेशन कर लेना कोई भी डॉक्यूमेंट का। आप एक शेयर ट्रांसफर एजेंट की तरह काम कर रहे हो, आप शेयर्स इशू करने वाला हाउस हो,
आप स्टॉक ब्रोकर की तरह काम कर सकते हो, आप एक सेक्रेटरियल ऑडिटर की तरह काम कर सकते हो. व्हाट इज सेक्रेटरियल ऑडिटर मैं आपको एंड में बताऊंगा इस चैप्टर के, सो डोंट वरी. नेक्स्ट अप, आप एक एडवाइजर की तरह काम कर सकते हैं कंपनी के मैनेजमेंट के लिए, जहां पे आप उनको चाहो तो लीगल एडवाइस दे सकते हो, कोई प्रोसीजर से रिलेटेड एडवाइस दे सकते हो. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इशूइंग सर्टिफिकेट्स ऑन बिहाफ ऑफ और फॉर द पर्पज ऑफ कंपनी. कंपनी के बिहाफ पे कोई सर्टिफिकेट्स इशू करने हैं वो भी आप कर सकते हो. नाउ दीज सर्टिफिकेट्स कैन बी शेयर सर्टिफिकेट्स, एज सिंपल एज दैट. और ये बंदा पब्लिक में खुद को कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस बोलता है, तो यू होल्ड योर सेल्फ एज कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस. नेक्स्ट, renders professional service or assistance with respect to matters of principle or detail relating to practice of the profession of company secretaries. तो याद भी रखने की जरूरत नहीं है, आप प्रोफेशनल सर्विस देते हो इतना लिखना, renders professional services in regards to practice of profession of company secretaries. क्योंकि बच्चे आप प्रोफेशनल सर्विस तभी दे सकते हो जब आपके पास COP हो. एंड लास्ट, renders such other service as in the opinion of the ICSI are or may be rendered by a company secretary. ठीक है. अब नेक्स्ट चीज है कि भाई कंपनी सेक्रेटरी को इन प्रैक्टिस हैव बीन ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट, और साथ साथ में बहुत सारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस को रिकॉग्नाइज किया है, और वो सारी बॉडीज ने बोला है कि एक CS हमारे यहाँ भी काम कर सकता है. वो कौन सी है? RBI, SEBI, NCLT, NCLAT, IRDAI, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, रेरा, स्टॉक एक्सचेंज. इन सब लोगों ने बोला है कि CS हमारे यहाँ काम कर सकते हैं. सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये याद रखेंगे आप. क्या क्या था? बहुत सिंपल है सर. एक तो ICSI ने खुद अलाउ कर रखा है, वो तो रेगुलेटर है. साथ में RBI और SEBI, स्टॉक एक्सचेंज, IRDAI, बस इतने भी याद रखेंगे अपने को, बहुत है. और साथ में बस बचा तो CCI और रेरा ही था. अरे यार, हाँ जी, कंपनी सेक्रेटरी और कौन से फॉलोइंग एरियाज में आपको सर्विसेज दे सकता है? तो ही कैन गिव यू सर्विसेज इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सेक्रेटेरियल सर्विसेज. देखते हैं क्या क्या है वो. ठीक है. क्या मैंने अभी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस सर्विसेज है ना, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट एक्चुअली, दिया है तो सम्मान कर रहे हैं. एडवाइजिंग ऑन गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, ये आपको एडवाइस कर सकता है आपकी कंपनी को कि जब आप गवर्नेंस कर रहे हो, कंपनी के सारे कंप्लायंसेस कर रहे हो, तो कैसे करना है. कंप्लायंस मतलब क्या होता है बेटा? अधेरिंग. कंप्लायंस मतलब अधेरिंग. सो ये आपको एडवाइस कर सकता है अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस. सर व्हाट इज गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस? आपके बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, मीटिंग टाइमली करो, बोर्ड में एक विमेन डायरेक्टर रखो, रिपोर्टिंग अच्छी करो. ये सब गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस है. और वो आपको कंप्लायंसेस के लिए भी बता सकता है कि भाई अलग अलग कंपनीज को किस तरीके के कंप्लायंसेस करना ज़रूरी है. नेक्स्ट अप इज कॉर्पोरेट सेक्रेटेरियल सर्विसेज दे सकता है वो आपको. वो क्या है? कंपनी बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है, दैट इज प्रमोशन, फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन. उनके कोई भी डॉक्यूमेंट की फाइलिंग करनी है, रजिस्टरिंग करनी है, रिटर्न्स भरने हैं, उसमें आपकी मदद कर सकता है. सारे के सारे आपके सेक्रेटेरियल रिकॉर्ड्स, आपके रजिस्टर्स, बुक्स मेंटेन कर सकता है. आपके लिए जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग बुला सकता है और उनके मिनट्स बना सकता है. मिनट्स का मतलब क्या होता है राजा? आपने वैसे पता ही होगा. मिनट्स का मतलब होता है रिकॉर्डिंग्स ऑफ द मीटिंग. मतलब कंपनी में क्या मटेरियल, मीटिंग में क्या मटेरियल बातें हुई थी, उन सबको कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? मिनट्स में. बच्चे MCQ क्वेश्चन हो सकता है. लास्ट, और कोई भी शेयर्स का ट्रांसफर या ट्रांसमिशन रिलेटेड काम होगा तो वो भी ये कर सकता है. सर ट्रांसफर और ट्रांसमिशन क्या होता है? देखो बेटा, अगर A जिंदा है और A ने B को शेयर वॉलंटरी सेल किया तो हम इसको बोलते हैं ट्रांसफर. सही बात है. पर A मर गया और उसने बोल के गया था कि मेरे मरने के बाद मेरे शेयर्स B को दे देना, तो ये वॉलंटरी तो नहीं कर रहा, कोई वॉलंटरी तो नहीं मरता ना. तो अगर A मर गया और ये शेयर्स अब B को जाने ही जाने हैं, इसके लिए कोई पैसे तो लेने नहीं है, तो ऐसी चीज को आप क्या बुलाते हो? ऐसी चीज को आप बुलाते हो ट्रांसमिशन. सो ट्रांसमिशन इज समथिंग विच वी से एज अ नॉन वॉलंटरी प्रोसेस, जहां पे एक्चुअली बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ द पार्टी द शेयर्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द अदर साइड. ऑन द कॉन्ट्ररी, ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? जब वॉलंटरीली एक इंसान दूसरे इंसान को शेयर्स ट्रांसफर करता है. तो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स एंड एट द सेम टाइम बोथ दीज थिंग्स आर डन बाय द कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस. आई होप दिस क्लियर्स योर डाउट ओवर हियर. ठीक है.
एंड नाउ वी आर ऑलमोस्ट लीडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर, जहां पे अपन अब बात करने वाले हैं अबाउट व्हाट इज सेक्रेटेरियल ऑडिट. नाउ व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्रेटेरियल ऑडिट, prior to I discussed to you that what is secretarial audit. What is more important is to understand किन के ऊपर सेक्रेटेरियल ऑडिट कंपलसरी होता है, क्योंकि हमको सेक्रेटेरियल ऑडिट क्या होता है ये नहीं पूछा जाएगा. कौन करता है तो यहीं पे लिख लिया हमने, सर सेक्रेटेरियल ऑडिट इज डन बाय अ कंपनी सेक्रेटरी. इट इज डन बाय अ कंपनी सेक्रेटरी. सर वेरी गुड, ये तो समझ में आ गया. बट क्या सर ये हर कंपनी के लिए कंपलसरी होता है कि वो अपना सेक्रेटेरियल ऑडिट कराएं? नहीं बच्चे, सबके लिए कंपलसरी नहीं है. किन किन के लिए कंपलसरी है देखो. अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो तो आपको सेक्रेटेरियल ऑडिट कराना पड़ेगा. सर लिस्टेड क्या होता है? लिस्टेड का मतलब होता है व्हेन द कंपनी enters into an agreement with the stock exchange. When the company enters into an agreement with the stock exchange that it wants to list its shares, तो वो कंपनी जैसे ही उनको अप्रूवल मिल जाता है, हम उस कंपनी को क्या बुलाते हैं? लिस्टेड. सिंस आप लिस्टेड हो तो ऑब्वियसली आप बहुत सारे पब्लिक का पैसा लेने वाले हो, तो इसीलिए हर लिस्टेड कंपनी को सेक्रेटेरियल ऑडिट कराना कंपलसरी है. ये फर्स्ट पार्ट एकदम क्लियर है, ठीक है. अब दूसरा, हर पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल, अब ये मत पूछना सर पेड अप कैपिटल क्या होता है, बताया मैंने आपको ऑलरेडी. पेड अप कैपिटल 50 करोड़ रुपए या फिर उससे ज्यादा है, या फिर उस कंपनी का और उसका टर्नओवर 250 करोड़ या उससे ज्यादा है. हर लिस्टेड कंपनी को सेक्रेटरियल ऑडिट कराना ही है. हर पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 50 करोड़ से ज्यादा है, या फिर उसका टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है, या फिर उसकी डेट. एक सेकेंड, ये पहले यहां तक क्लियर हो जाए. अपन लिखते चले क्या किसके लिए कंपलसरी है? Secretarial audit is compulsory for every listed company. फिर अपन सेकंड है every public company. Which public company, sir? Every public company which has paid up capital of 50 CR or above, or they have turnover of 250 CR or above. ठीक है. और फिर उसने तीसरा बोला फॉर एनी कंपनी. नाउ दिस एनी कंपनी कैन बी अ प्राइवेट और पब्लिक कंपनी जिनके आउटस्टैंडिंग डेट, मतलब आज आपकी बैलेंस शीट में उधारी कितनी दिख रही है? 100 करोड़ से ज्यादा दिख रही है. आप लोगों के लिए सेक्रेटरियल ऑडिट कराना कंपलसरी है. बच्चे लिमिट्स मुझे याद चाहिए. सेक्रेटरियल ऑडिट इज कंपलसरी फॉर ऑल द लिस्टेड कंपनीज. इफ द कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड नहीं है और उसकी पब्लिक पेड अप कैपिटल 50 करोड़ है, तो उसको भी सेक्रेटरियल ऑडिट कराना है. चलो उसकी पेड अप कैपिटल 25 करोड़ ही है, पर उसके इस साल का टर्नओवर 250 करोड़ है, तो आपको भी सेक्रेटरियल ऑडिट कराना है. या फिर कोई भी कंपनी, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, जो लिस्टेड नहीं है, जिसकी पेड अप कैपिटल टर्नओवर भी नहीं है इतना, पर उसके पास उधारी है कितनी? 100 करोड़, तो उसके लिए क्या कंपलसरी है? सेक्रेटरियल ऑडिट. सेक्रेटरियल ऑडिट कौन करता है सर? एक कंपनी सेक्रेटरी करता है. सर कंपनी सेक्रेटरी तो करता है सेक्रेटरियल ऑडिट, बट करते क्या है ये? एक्चुअली सेक्रेटरियल ऑडिट में क्या करते हैं, जो आपने शेयर्स इशू किए हैं, अब आपने कुछ शेयर्स फिजिकल फॉर्म में इशू किए होंगे, मतलब शेयर सर्टिफिकेट देके इशू किए होंगे, और कुछ आपने डीमेटेरियलाइज फॉर्म जो अपन ऑनलाइन देखते ना, डीमैट में दिए होंगे,
ये चेक करते हैं कि फिजिकल शेयर्स और डीमैट में मिला के जितने शेयर्स हैं वो आपकी टोटल पेड अप कैपिटल से मैच कर रहा है कि नहीं। मतलब कि क्या हम लोगों ने, मतलब सेक्रेटरियल ऑडिट में क्या चेक किया जाता है, क्या अपने सारे कंप्लायंसेस पूरे हुए हैं, क्या हमारे ऊपर जो सारे एप्लीकेबल लॉज थे वो पूरे हुए हैं, क्या हमारे जो शेयर्स इशूड हैं वो प्रॉपर्ली इशूड हैं, एंड कंपनी से रिलेटेड बाकी सारी चीज़ें चेक करी जाती हैं। सो एवरी लिस्टेड कंपनी and every public company having a paid up share capital of rupees 50 crores or turnover of 250 crores or more, every company having outstanding loan or borrowing from banks or PFIs of 100 crore rupees or more shall annex with the board's report। देखो याद रखना, हर साल बोर्ड रिपोर्ट भेजना तो कंपलसरी होता ही है। एनेक्स का मतलब होता है अटैच करना। तो आप हर साल जो अपनी बोर्ड रिपोर्ट भेज रहे हो ना, अगर आप ऊपर में से कोई कंपनी हो तो आपको बोर्ड रिपोर्ट के साथ सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट भी भेजनी पड़ती है। और इस सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट देता कौन है? अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। तो यह आपके लिए एक नया काम है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू गिव ऑल असिस्टेंस एंड फैसिलिटीज टू द सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस फॉर ऑडिटिंग द सेक्रेटरियल एंड रिलेटेड रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी। तो एक कंपनी की जिम्मेदारी है कि सीएस की मदद करे जब भी वो ऑडिट करने आ रहा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब अपनी रिपोर्ट देंगे ना, उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब देखो क्या होगा, अब मान लो कंपनी सेक्रेटरी ने रिपोर्ट दी पर उसमें उसने ना कुछ ऑब्जर्वेशन दिया है या फिर कोई क्वालिफिकेशन दिया है। नाउ व्हाट इज अ क्वालिफिकेशन और व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? व्हाट इज अ क्वालिफिकेशन और ऑब्जर्वेशन? इसका मतलब है कि भाई सीएस को कोई डाउट है, उसका कहीं तो शक आया है, उसका कहना है कि यहां कुछ तो गलत हो रहा है, तो वो डाउट डालता है। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर सेक्रेटरियल ऑडिट में उसने कोई रिजर्वेशन दिया है या फिर कोई क्वालिफिकेशन दिया है तो आप एक्सप्लेन करो खुद की बोर्ड रिपोर्ट में। तो सेक्रेटरियल ऑडिट आपके ऊपर इल्जाम लगाता है और आप बोर्ड रिपोर्ट में उस इल्जाम को समझाते हो कि नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं है, हम सही कर देंगे। सो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स in their report made in terms of 134(3) shall explain in full any qualification or observation or other remarks made by the company secretary in practice in his report. Making sense? Chalo, we're moving ahead. The next part is, so if a company or any officer of the company or the company secretary in practice contravenes this provision, the company and every officer of the company or the company secretary in practice who is in default shall be punishable with fine which shall not be less than 1 lakh rupees but which may extend to 5 lakh। तो सेक्रेटरियल ऑडिट में अगर आप लोगों ने गलती कर दी सेक्रेटरियल ऑडिट को कंप्लीट करने में, तो आपके ऊपर फाइन लग सकता है। कितना? कम से कम 1 लाख रुपए, जो बढ़ बढ़ के कितने तक जा सकता है? 5 लाख, डिपेंडिंग अपॉन आपने कितनी ग्रेव मिस्टेक की है। वेरी सिंपल, आई थिंक आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। टू दिस वी मूव डाउन टू आवर फाइनल कंक्लूजन, टू आवर फाइनल टॉपिक, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सीएसआर आपको आगे कंपनी लॉ में भी पढ़ना है, सीएसआर आपको आगे चल के वापस मुझसे प्रोफेशनल में गवर्नेंस में भी पढ़ना है। मैं ना ऐसे झट से खत्म किए देता हूँ सीएसआर। अपन ने ना इतनी बैठ के पागलों की तरह मेहनत नहीं करनी, एकदम खाली अपने को लिमिट उठानी और ये खत्म, ठीक है क्या? खाली ये पार्ट रीड करो, फिर मैं आपको एक डायग्राम बनवाता हूँ, ठीक है? एवरी कंपनी हैविंग नेटवर्थ ऑफ रुपीज 500 करोड़ रुपीज, या फिर आपका टर्नओवर है 1000 करोड़ का। देखो बहुत सिंपल है, 500, 1000 या फिर नेट प्रॉफिट 5 करोड़, ठीक है? ड्यूरिंग द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर उनको एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी बनानी है जिसके अंदर 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, जिसमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है। ये पहला पॉइंट है, डोंट वरी, मैं आपको सिखा रहा हूँ, सबका सब अपन इधर का इधर ही करके ले लेंगे। जस्ट अ सेकेंड, मिस्टर विकास वोरा सर इज कॉलिंग बट वी आर नॉट पिकिंग अप सर। हमने पढ़ना है ना, आ जाओ। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सर कौन सी कंपनी को करना है? एवरी कंपनी जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़, टर्नओवर 1000 करोड़ या नेट प्रॉफिट
5 CR है, देख लो वापस से। एवरी कंपनी हुज नेटवर्थ 500 करोड़, टर्नओवर ₹1000 करोड़ और नेट प्रॉफिट ऑफ 5 करोड़। ठीक है, नेटवर्थ 500, टर्नओवर 1000 एंड नेट प्रॉफिट 5 करोड़। अगर प्रीसीडिंग ईयर में इनमें से कहीं पे भी एक कंपनी आई है, मतलब प्रीसीडिंग 1 ईयर में एक कंपनी का नेट प्रॉफिट 5 करोड़ था, या फिर उसका टर्नओवर 1000 करोड़ था, या फिर उसकी नेटवर्थ 500 करोड़ थी, इनमें से कुछ भी हुआ है, तो उनके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है, उनके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्म, जो कहता है कि सर अब आपको एक कमेटी बनानी पड़ेगी, अब आपको एक कमेटी बनानी पड़ेगी जिसको आप CSR कमेटी बुलाओगे, CSR कमेटी बुलाओगे। आपने कहा सर इस CSR कमेटी में कौन बैठेंगे, तो इन्होंने कहा इसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, इसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, और ज़्यादा भी हो सकते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। और मिनिमम इनमें से एक डायरेक्टर क्या होना चाहिए सर, एक डायरेक्टर मिनिमम इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एक डायरेक्टर मिनिमम क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। वेरी सिंपल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आई बिलीव आपको इधर तक समझ में आया होगा बच्चे। अब ये है ना, ये जो पूरा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी आपने बनाई है, ये आपने कैसे बनाई है, इसमें कौन कौन लोग हैं, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी जो सालाना बोर्ड रिपोर्ट जाती है ना, उसके अंदर दिखाते हैं। अब सर यहां तक तो हमें समझ में आ गया कि CSR बनता है, पर सर CSR होता क्या है। अब बच्चे समझो, व्हाट इज CSR एक्चुअली। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है द रेस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके ऊपर है सोसाइटी को केटर करने के लिए। यार आज तुमको लोग कहां से मिल रहे हैं, सोसाइटी से मिल रहे हैं। आज तुमको जो भी तुम कर रहे हो ये सब कहां से मिल रहा है, हमारी सोसाइटी तो दे रही है, और कोई देता है क्या। पैसा सोसाइटी देती है, काम सोसाइटी करवाती है, काम सोसाइटी देती है। तो भैया इतना कमाया है तो क्या तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टू रिटर्न इट बैक। थोड़ी तो लोगों की मदद करो, रिटर्न इट बैक टू द सोसाइटी, और इसी को आप बोलते हो CSR। अब CSR आपको बोलता है कि लोगों की मदद करो, तो आप क्या काम क्या है, अब आप डिसाइड करो हाउ यू आर गोइंग टू डू इट, कैसे आप मदद कर सकते हो। ठीक है, अब हम आपको क्या बोल रहे हैं ना, हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि आपको कितना अमाउंट, हम आपको ये बता रहे हैं कि आपको कितना अमाउंट एज CSR देना है, कहां उड़ाना है वो आप डिसाइड कर लो। ठीक है, तो अमाउंट कितना है सर, कितना CSR हर साल आपको करना ही पड़ेगा, 2%, 2% ऑफ व्हाट, ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट इन द प्रीसीडिंग 3 years। आपके पिछले 3 साल में जितना ही प्रॉफिट हुआ है इसका एवरेज निकालो, उसका 2% आपको हर साल करना है, उसका 2% आपको हर साल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में देना है। ठीक है सर। सर व्हाट इफ हमारी कंपनी को 3 साल हुए नहीं, दूसरे साल में हम इतना प्रॉफिट में आ गए, तो ऐसे केस में अगर आपके पास इफ द कंपनी डज नॉट हैव द डेटा फॉर 3 years, तो ऐसे केस में इफ द कंपनी डज नॉट हैव 3 years डेटा, बस फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन जितने भी साल हुए ना उतने का डेटा ले लो। तो मतलब अगर 1 साल पहले ही हुआ तो पिछले साल और इस साल का एवरेज कर लो, खत्म। सही है, तो जितने भी साल अवेलेबल है उतना कर लो, और ज्यादा साल अवेलेबल है तो 3 साल का एवरेज लेना है, खत्म। देखना पहला वाला पॉइंट रीड करो, आई एम गिविंग यू 1 minute। ऑलमोस्ट डन बच्चे।
नाउ द बोर्ड्स रिपोर्ट शैल डिस्क्लोज द कॉम्पोजिशन ऑफ CSR कमिटी, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको. द CSR कमिटी शैल फॉर्मुलेट एंड रेकमेंड. CSR कमिटी का काम क्या है? वो फॉर्मुलेट करेगी और रेकमेंड करेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी विच विल इंडिकेट क्या क्या बातें CSR कमेटी उनको बताएगी कि हम कौन सी एक्टिविटीज़ हैं टू बी अंडरटेकन बाय द कंपनी इन एरियाज और सब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7, कि भैया शेड्यूल 7 के हिसाब से ये जगह हैं जहाँ पे हम लोग CSR कर सकते हैं. हमारे एक्ट ने बताया कि आप यहाँ मदद कर सकते हो लोगों की. फिर आप रेकमेंड करो द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड ऑन दीज एक्टिविटीज़. तो सर हम इसमें CSR करते हैं और इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना बहुत है, आप ऐसा रेकमेंड करिए. और फिर वो कमेटी उसको मॉनिटर भी करती है कि क्या जो CSR हमको करना था हमने वो टाइम टू टाइम सही से किया या नहीं किया. द बोर्ड ऑफ एवरी कंपनी शैल एंश्योर दैट द कंपनी स्पेंड्स इन एवरी फाइनेंशियल ईयर एटलीस्ट 2% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी. वापस से, द बोर्ड ऑफ एवरी कंपनी शैल एंश्योर कितना, कि आप एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी मेड ड्यूरिंग द 3 इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स. ऑलरेडी सिखा चुका हूं. और जहां पे द कंपनी हैज नॉट कंप्लीटेड द पीरियड ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर्स तो उसको अपने इनकॉर्पोरेशन से गिनना है ड्यूरिंग सच इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स इन परसुएंस टू CSR पॉलिसी. सिंपल है. अब देखो दो चीजें हैं. आपने पैसा निकाल लिया, कितना हमको CSR में लगाना है, पर कुछ अनस्पेंड पैसा है. अब आपके पास कुछ अनस्पेंड पैसा है और एक्चुअली ये अनस्पेंड पैसा किस चीज के लिए है? डज नॉट रिलेट टू एनी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट. मतलब जहां पैसा लगाना चाहते थे ना वो अभी तक प्रोजेक्ट ही स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आपके पास अनस्पेंड पैसा पड़ा हुआ है, अभी आपके हाथ में पड़ा है, पर वो प्रोजेक्ट ही शुरू नहीं हुआ है. तो ऐसे केस में उस अनस्पेंड अमाउंट को ट्रांसफर कर दोगे आप एक फंड में. वो कौन सा फंड है सर? वो जो शेड्यूल 7 में ऊपर सारी एक्टिविटीज लिखी हुई थी ना, जो एक पॉलिसी वाले बता रहे थे आपको, आप उनको दे दो ये पैसा. आप बोलो कि आपके पास रखिए और जब वो स्टार्ट हो जाएगा हम यहां से पैसा निकाल के लगा देंगे, पर हम आपके हाथ से पैसा निकाल लेंगे और रख देंगे. क्यों? क्योंकि आपने जानबूझ, अब देखो क्या हो रहा है, कंपनी ना जानबूझ के ऐसी चीज सेलेक्ट करेगी जो प्रोजेक्ट अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, और कंपनी बोलेगी हमने तो पैसा निकाल रखा है पर वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो तो लगाए ना. ICSI ने बोला हम लोग यहाँ पे लल्लू नहीं है, हमको पता है तूने जानबूझ के वैसे वहां पे सेलेक्ट किया है, तो एक काम कर, तू इतना ही प्यारा है ना, तूने जो पैसा सेलेक्ट किया था ना, जो प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया था, जब वो चालू होगा ना अपन तब वहां डाल देंगे, पर तेरे पास ये पैसा नहीं रहेगा, ये पैसा हम जो फंड है ना हम रखेंगे. सो इफ द अनस्पेंड अमाउंट डज नॉट रिलेट टू एनी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, तो अभी कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है, तो वो सारा अनस्पेंड अमाउंट आपको ट्रांसफर कर देना है शेड्यूल 7 वालों को. कितने दिन के अंदर? 6 महीने के अंदर फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि हमको पता है तुम हमारा लल्लू बना रहे हो. बट मान लो अगर आपके पास अनस्पेंड अमाउंट है और वो एक्चुअली कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के हिसाब से ही है, पूरी बात कर रखी है प्रिस्क्राइब कंडीशन के साथ, पर ऐसे केस में क्या हो रहा है ना, सामने वालों को भी पैसों की जरूरत नहीं, और हम बोल रहे हैं देखो हम तो लगाने के लिए तैयार है, उन्हें पैसों की जरूरत नहीं है. हमने कहा चलो ठीक है, यहाँ तो ठीक है कि मतलब आज नहीं तो कल देनी है, तो ऐसे केस में ये पैसा आप शेड्यूल 7 वाले फंड को मत दो, आप ये पैसा बस एक अलग अकाउंट में निकाल के रख दो और ICSI को बता दो देखो ये पैसा हमने अलग निकाल के रखा है, एज एंड व्हेन जब वहां जरूरत होगी हम दे देंगे. समझ में आए दोनों में फर्क? अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में तुम पैसा खर्चा करना चाहते हो पर अभी उनको जरूरत नहीं है, तो अनस्पेंड अमाउंट सिर्फ एक स्पेशल अकाउंट में रखना है. और अगर तुमने कोई ऐसी जगह पे पैसा लगाना चाहते हो जो प्रोजेक्ट ही स्टार्ट नहीं हुआ है, तो फंड बोलता है कि पैसा हमको ट्रांसफर कर दो. अनस्पेंड अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड बाय द कंपनी विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज. देखो ऊपर वाले में 6 महीने का टाइम है, अभी 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू अ स्पेशल अकाउंट टू बी ओपन बाय द कंपनी in that behalf for the financial year in any bank to be called as the unspent corporate social responsibility account. बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज ध्यान देंगे. लास्ट, such amount shall be spent by the company in pursuance of its obligation towards the CSR within a period of 3 years. और वो जो पैसा है आप कितने दिन में उड़ा दोगे? 3 साल के अंदर आप खर्च कर ही दोगे फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, failing which company shall transfer the same to a fund specified in schedule 7. तो आपने जो अनस्पेंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट में पैसा डाला है, इसको आप कितने दिन के अंदर खत्म कर दोगे? मतलब कितने दिन में उड़ा दोगे? 3 इयर्स के अंदर उड़ा दोगे. 3 इयर्स कहां से गिनने? जिस दिन आपने ट्रांसफर किया था वहां से 3 साल के अंदर उड़ा दोगे. और अगर नहीं उड़ाया ना तो हम मान लेंगे कि ये भी तुम्हारी टेक्निक थी और हम वो ऊपर वाला पॉइंट ले आएंगे कि अब एक काम करो, तुम यहां से पैसा निकालो और शेड्यूल 7 में जो फंड बना रहे हैं हम उसके अंदर डाल दो, ताकि तुम्हारे पास न रहे वो पैसा. श्योर, ये MCQs के लिए बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है. फेलिंग विच
the company shall transfer the same to a fund specified in schedule 7 within a period of 30 days from the date of completion of the third financial year. Last is penal provisions. अब यहाँ पे दो तरीके के penal provisions है. एक कंपनी के ऊपर भी फाइन आ सकता है, देखो कंपनी को जेल तो कर नहीं सकते, और दूसरा जो उसके डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने डिफॉल्ट किया है उनके ऊपर तो जेल भी आ सकती है और उनको फाइन भी लग सकता है. जेल एंड फाइन दोनों हो सकता है. अब कितना कितना है देख लें. द कंपनी इज पनिशेबल विथ फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 50,000. आपको 50,000 तक का फाइन लग सकता है. कंपनी को तो फाइन ही लगेगा ना, जेल कैसे होगी. 50,000 तक का फाइन लग सकता है. पर अगर आपका जुर्म बड़ा है तो 25 लाख रुपए तक का फाइन लगाने का जिम्मा रखती है बॉडी. 50,000 से लेके 25 लाख तक का फाइन लग सकता है. एंड एवरी ऑफिसर यानी कि डायरेक्टर हु इज इन डिफॉल्ट, मतलब जिसने गलती की है, शैल मतलब कंपल्सरीली उसको जेल होगी फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years. अब जेल कितनी भी हो सकती है, पर ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, 3 years. एक दिन की भी जेल हो सकती है, 3 साल तक की भी जेल हो सकती है, या फिर आपको फाइन लगा के भी छोड़ा जा सकता है विच शैल नॉट बी लेस देन, मतलब आपको 50,000 तक का फाइन लगा सकते हैं और वो फाइन बढ़ बढ़ के 5 लाख तक जा सकता है, या फिर वो आपको जेल और फाइन दोनों भी लगा सकते हैं. तो क्या क्या फाइन पड़े सर हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सर मेरे को तो याद हो गया भाई, देखो मेरे को आपको पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया. सर अगर मान लीजिए कि एक कंपनी ने CSR पॉलिसी सही से फॉलो नहीं करी है तो उस कंपनी को फाइन लग सकता है 50,000 से लेकर 25 लाख तक. और सर क्योंकि कंपनी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने कोई ना कोई गलती की होगी, तो जो इन डिफॉल्ट हैं उनको जेल हो सकती है 3 साल तक की, या फिर उनको फाइन भी लग सकता है जो 5,000 से लेके 5 लाख तक के बीच में होगा, और या फिर सर उस बंदे को जेल भी हो सकती है एंड फाइन भी लग सकता है, दोनों चीजें भी हो सकती है. दैट्स इट, वी आर डन विथ योर दिस चैप्टर. आई होप आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच फॉर सिटिंग इन दिस लेक्चर. ऐसे ही बने रहिएगा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.